नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर। तो आज हम जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं अगली क्लास क्लास नंबर थर्ड। इससे पिछली दो वीडियो में इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के जो दो टॉपिक सीईटी मेंस के सिलेबस में थे, फर्स्ट टैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और हरियाणा, वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फाइनली हम इकोनॉमिक्स में एंट्री ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक था, जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का था इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स एंड कुछ एक पार्ट था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सिलेबस के अंदर, जब हमने पहली वीडियो डाली थी सिलेबस की, तो उसमें इकोनॉमिक्स के साथ-साथ कुछ एक टॉपिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर से हमने जो पहले 3 टॉपिक हैं, इसके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस में पहले 3 टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का जो इंट्रोडक्शन है वो, इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है और स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का। ये पहले 3 टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है, इकोनॉमिक्स है क्या? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है क्या? हमें ये पता होना चाहिए ना, अर्थशास्त्र है क्या? तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि है हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो देखो, बहुत से अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अर्थशास्त्रियों को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के अपने-अपने ज्ञान के हिसाब से अलग-अलग डेफिनिशंस दी। ठीक है? अलग-अलग शब्द को समझाने की कोशिश की। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या माना जाता है? मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या माना जाता है? इकोनॉमिक्स, यानी जो इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है ओइकोस, ठीक है? ओइकोस, जिसका मतलब होता है एक घर, ठीक है? ओइकोस जिसका मतलब क्या है? एक घर। और वहीं पे नेमिन, दूसरा शब्द है नेमिन। ओइकोस और नेमिन 2 शब्द हैं, और नेमिन शब्द यूज़ क किया जाता है प्रबंधन के लिए, ठीक है? नेमिन शब्द क्यों यूज़ किया जाता है? प्रबंधन के लिए, यानी मैं कोई चीज़ मैनेज करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या है? कोई एक घर है जिसको मैनेज करना है, ठीक है? एक घर है, उसको मैनेज करना है, एक हाउस है, उसको मैनेज करना है। ये हमारा क्या होता है? एक घर जिसका प्रबंधन किया गया है, इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी एक घर का प्रबंधन, ठीक है? एक घर का प्रबंधन। अब अगर हम बात करें अगर हम बात करें कैसे? अब एक घर का प्रबंधन किया जाता है। एक घर चलाने के लिए नॉर्मली क्या होता है? पैसा लगता है। कुछ फंड होते हैं, कुछ रिसोर्सेज़ होते हैं, संसाधन होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो और जो कि लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो संसाधन हैं वो असीमित है। आपके मान लो आपकी सरकारी नौकरी लग गई। आपकी तनख्वाह 30,000 है, 35,000 है, 50,000 है, या हो सकता है 1 लाख हो जाए। लेकिन है तो उसके ऊपर एक लिमिट ना। वो सीमित संसाधन है। असीमित संसाधन नहीं है कि ऐसा कितना भी पैसा खर्च आप कर दो, आपके अकाउंट में आते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। एक फिक्स लिमिट होती है, ठीक है? जैसे हर एक संसाधन की एक फिक्स लिमिट होती है, जितने भी फंड होते हैं वो सब लिमिटेड होते हैं। सीमित धन का उपयोग करना मतलब एक घर को सीमित धन द्वारा मैनेज करना, प्रबंधन करना उसका, ये क्या कहलाता है? मोस्ट सैटिस्फैक्टरी आंसर है, जो कि इकोनॉमिक्स के अर्थ को समझाता है। तो इकोनॉमिक्स के अर्थ से हम इस पूरे जितने भी मीनिंग आई है,
जो मैंने आपको अभी तक समझाया है इकोनॉमिक्स के बारे में, उससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज़ का पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इस डेफिनिशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी होता है, इज़ अ स्टडी ऑफ द वेज़ यानी वेज़ का मतलब क्या है? तरीके। आप बिल्कुल देसी भाषा में समझो कि इकोनॉमिक्स क्या है? तरीके हैं। कुछ कुछ तरीकों की हम स्टडी कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, जिससे हम जो भी रिसोर्सेज़, जो भी संसाधन हमें हमारे पास अवेलेबल है, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, बचे हुए हैं, उन्हीं की मदद से, केवल उन्हीं की मदद से हम अपने नीड्स को, हम अपनी वांट्स को यानी ज़रूरतों को सैटिस्फाई करते हैं। ये सैटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा है। देखो क्या मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों की मदद से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है? हम अपनी ज़रूरतों को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है, ऐसे तरीके जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने रिसोर्सेज़ के द्वारा अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं, उन तरीकों की पढ़ाई करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने जैसा कि बताया, अलग-अलग समय पे अलग-अलग इकोनॉमिस्ट ने जो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अलग-अलग समय पे अलग-अलग डेफ़िनेशन दी हैं, ठीक है? अलग-अलग डेफ़िनेशंस क्या थी? जैसे कि एडम स्मिथ, ठीक है? जैसे कि व्यक्ति हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ समयकाल 1723 से 1790 इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। इसको एडम स्मिथ को ये फ़ोटो मैंने लगा रखी है एडम स्मिथ की आपके लिए। एडम स्मिथ को इस नाम से जाना जाता है। इनकी बुक है जिसके अंदर इन्होंने कहा था वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से इनकी बुक आती है लेकिन पूरा नाम उसका क्या है? एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में ये बुक पब्लिश हुई। पूरा नाम अकेला वेल्थ ऑफ नेशन आपने अक्सर जगह पे पढ़ा होगा, कई क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि इनकी बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की थी, लेकिन एक्चुअली में उस बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ एंड नेशन। और इस इकोनॉमिक्स की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्शन हेल्थ प्रोडक्शन वेल्थ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? डिफाइंड इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि धन के उत्पादन और वितरण की व्यावहारिक विज्ञान यानी एक व्यावहारिक सोशल या कह लो प्रैक्टिकल साइंस प्रोडक्शन का एक इकोनॉमिक्स क्या है? एक प्रैक्टिकल साइंस है, एक व्यावहारिक विज्ञान है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन का मतलब क्या है? उत्पादन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। यानी ये एक तरह का कह लो प्रैक्टिकल साइंस है, एक व्यावहारिक विज्ञान है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि धन का कैसे उत्पादन होगा, कैसे धन को जनरेट किया जाएगा और उसको कैसे बाँटा जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, बिल्कुल आम भाषा में समझो। अगर मान लो आपके घर में 10,000 रुपए मंथली आते हैं, ठीक है? आपको ये पता होगा कि भाई मुझे महीने में 10 किलो चीनी लानी है, ठीक है? मुझे 10 किलो चीनी लानी है, मेरे 50 किलो आटा लगेगा घर पे, ठीक है? 50 किलो आटा लगेगा, ये कितने रुपए का आएगा? मान लो ये 400 रुपए की आ गई, ठीक है? ये 50 किलो आटा XYZ मान लो 2000 का आ गया, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस धन का उत्पादन कैसे होगा? ये 10,000 रुपए कहाँ से आएँगे? और इन 10,000 रुपयों को कहाँ यूज़ किया जाएगा, कैसे बाँटा जाएगा? इन सब चीज़ों का ज्ञान जब हम मिला के करते हैं,
इन सभी चीज़ों का ज्ञान जब हम मिला के करते हैं, तो ये डेफ़िनिशन कहलाती है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, जिसमें हम ये बताते हैं कि पैसा कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे उसका पैसे का उत्पादन होगा और कैसे उस पैसे को बाँटा जाएगा यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है? वेल्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, धन, रुपया कुछ भी आप समझें, जैसा भी आपको बेस्ट लगे। दूसरे इकोनॉमिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ये बाद में आए, ठीक है? इन्होंने भी बुक लिखी इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से बुक लिखी 1890 में और इन्होंने बहुत ही कल्याणकारी वेलफेयर डेफिनेशन बताई। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर थी, बहुत कल्याणकारी परिभाषा थी। इन्होंने क्या कहा? तो इनकी जो डेफिनेशन थी बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी थी। इन्होंने इसको परिभाषित किया कैसे इन्होंने इनको डिफाइन किया। इन्होंने इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बताया। पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स ये स्टडी किसकी है? मैनकाइंड की। मैनकाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? ये एक मानव जाति कि ठीक है, उसका बिज़नेस, उसका व्यवसाय, मानव जाति के व्यवसाय के जीवन के सामान्य व्यवसाय या कह लो राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ एक अध्ययन है, ठीक है? पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जो है मैनकाइंड की, एक मानवता की समझ के लिए कि कैसे मानवता को चलाया जाए, कैसे मानवता को आगे बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक्स ये बताता है। यानी यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने जो बात की, मानवता के अकॉर्डिंग बात की कि भाई ह्यूमैनिटीज़ क्या कहती है, ठीक है? ये जो पहले हम पढ़ के आए हैं, वो कह रहे हैं कि साइंस है, ठीक है? एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं कि वो एक साइंस का काम है, ठीक है? ये एक साइंस है। अब अल्फ्रेड मार्शल ये कह रहे हैं कि ये साइंस तो है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में ये साइंस के साथ-साथ ह्यूमैनिटीज़ की भी बात करता है, क्योंकि मैनकाइंड के अकॉर्डिंग जो ऑर्डिनरी क्या उसका व्यवसाय होना चाहिए, कैसे उसका घर चलेगा, कैसे उसके बच्चे पलेंगे, कैसे अपना वो दैनिक दिनचर्या का काम चला पाएगा, ये सारी चीज़ों की जो समझ कर होनी चाहिए, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग होगी। और इसी को हम पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी की स्टडी कहते हैं। ये या तो ये पॉलिटिकल स्टडी है कि कैसे एक जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था में कैसे अपना जो लोग हैं अपना पेट पालेंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे रहेंगे, क्या उनकी लाइफ़स्टाइल होगी, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और इकोनॉमिक्स में ये बताया कि ये एक स्टडी साथ-साथ में ये भी कहा कि ये एक मैनकाइंड की स्टडी है। मानव जाति के ऊपर एक अध्ययन है। ठीक है? कैसे ये अपना काम चला रहे हैं। ये दोनों तरीके से इंडिविजुअल और सोशल एक्शन यानी एक इंडिविजुअली भी व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक क्रिया व्यक्तिगत तौर पे भी और साथ-साथ में सामाजिक क्रिया के उस हिस्से की जाँच करता है, कंप्लीटली उस हिस्से की जाँच करता है जो कल्याण की भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति का उपयोग के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअल और सोशल एक्शंस एक तो व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे इतना क्लोज कनेक्टेड है, इतना ज़्यादा एक दूसरे में मिला हुआ है कि इसके मटेरियल रिक्विजिट्स की जो ज़रूरत है, ठीक है? कहने का मतलब उपभोग के उपयोग के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है मटेरियलिस्टिक। ये इकोनॉमिक्स क्या है? मटेरियलिस्टिक है कि क्यों हम इकोनॉमी में अपना पैसा क्यों कमाते हैं? सिंपल सी बात। ये कहने का मतलब सिंपल सा है, आज आपके पास कम पैसा है, आप बाइक पे चलो। आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, इंडिविजुअली आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो आप बाइक से कार खरीद लेते हो। ठीक है? आपने बाइक बेच के कार खरीदी। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है? आप अपने आस-पास के अपनी मानवता के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हो। ठीक है? नेक्स्ट लियोन लियोनेल रॉबिन्स।
इन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कार्सिटी यानी कमी की परिभाषा से समझा, कमी की परिभाषा के अकॉर्डिंग समझा, स्कार्सिटी। इनकी बुक थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने भी इकोनॉमी को एज अ साइंस समझा। ठीक है, इन्होंने भी इकोनॉमी को एज अ साइंस ही समझा। इन्होंने कहा कि 1932 में जो पुस्तक आई इनकी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब आई ये पुस्तक? 1932 में। उस उस पुस्तक के अनुसार उन्होंने उस पुस्तक में क्या कहा कि इकोनॉमी जो है साइंस है। इकोनॉमी इज अ साइंस। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। किसको स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसा इंसान का बिहेवियर है, कैसा उसका रिलेशनशिप है, एंड बिटवीन द एंड्स एंड स्कार्स, एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। यानी इसको देखो, हिंदी में इसको एक बार क्लियर समझते हैं, के बाद इसको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से जाते हैं। उनके अनुसार इसने क्या कहा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक उपयोग, एक तो लक्ष्य है कि आपका टारगेट क्या है, और साथ साथ में आपके पास अल्टरनेट क्या है, वाले दुर्लभ संसाधनों के बीच संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन। यानी एक चीज तो ये है कि आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अब मेरा लक्ष्य ही मान लो, ये मैं कहता हूँ कि मेरा लक्ष्य है भाई, मैं एक कार खरीदूंगा। कार भी कौन सी? एसयूवी खरीदूंगा। मैं कार कौन सी खरीदूंगा? एसयूवी। ठीक है, कोई बड़ी गाड़ी खरीदूं, 7 सीटर होनी चाहिए। 7 सीटर होनी चाहिए बड़ी गाड़ी, एसयूवी होनी चाहिए, 7 सीटर होनी चाहिए, मेरी पूरी फैमिली एक बार में उसमें चली जाए, ऐसी मेरी इच्छाएं हैं। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट सच्चाई क्या है? मेरे पास है क्या? ठीक है, मेरे पास है क्या? मेरे पास मान लेते हैं एक छोटी सी कार है, जो बहुत कॉम्पैक्ट कार है, ऑल्टो है, और मैं वो 5 सीटर। मैं यहां से यहां जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छाएं हैं, मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूं, 7 सीटर होनी चाहिए, लग्जरी वाली गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्चुअली में वो है नहीं। कार छोटी है। ठीक है, बस फैमिली कहीं आना जाना पड़ जाए, अगर बड़ी फैमिली है तो हो सकता है एक आधे को बस में भी आना पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये तो है, ये हमारा अल्टरनेट है। ये क्या है? हमारा अल्टरनेट यानी वैकल्प है, ये वैकल्पिक है। और ये हमारा टारगेट है। ये क्या है? हमारा टारगेट है। तो टारगेट और आपके पास अल्टरनेट, उनके बीच में जो बैलेंस बनता है, उनके बीच में जो बैलेंस बना के लाइफ को चलाते हैं, कि मैं पैसे जोड़ रहा हूं ताकि मैं भविष्य में एक एसयूवी खरीद सकूं। मैं पैसे इसीलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भविष्य में एसयूवी खरीद सकूं। उस पैसे को जोड़ने के लिए जो मैं अपनी चीजों के अंदर किसी अदर चीजों में कमी लाता हूँ, या कहीं पे कंजूसी करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ बैलेंस करनी है इन फ्यूचर के लिए, यानी अल्टरनेट के लिए। ठीक है, मेरे टारगेट के लिए मैं अल्टरनेट के साथ अपनी लाइफ बैलेंस करके चल रहा हूँ, ताकि मैं इन फ्यूचर अपनी लाइफ बेहतर कर सकूं। इसको लॉयनल रॉबिन्स ने लायनल रॉबिन्स ने क्या कहा? इसको इकोनॉमिक्स का नाम दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ही है। ठीक है, तो हमारे पास लियोनल रॉबिन्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स को साइंस बताने वाले दो राइटर्स हो गए। ठीक है, टोटल दो, लियोनल रॉबिन्स और साथ साथ में एडम स्मिथ। अब इसमें ना दो शब्द आए, इसमें दो शब्द आए, दो शब्द आए। एक आया है एंड्स, और एक आया है मीन्स। एंड्स क्या होता है?
एंड्स क्या होता है? ह्यूमन वांट्स। और मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेज विच वांट्स आर फुलफिल्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये एंड्स जो होते हैं वो समापन की तरह है कि मानव अंत में क्या चाहता है। ठीक है, एक जो मानव है वो अंत में क्या चाहता है, ये होते हैं ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अंत में क्या चाहता है, समापन क्या है। और मीन्स होते हैं साधन। मीन्स क्या होते हैं? साधन होते हैं। साधन जिनसे इच्छाएं ये होते हैं साधन जिनसे इच्छाएं पूरी होती। ठीक है, रिसोर्सेज विच वांट्स आर फुलफिल्ड। ऐसे संसाधन जिनसे इच्छाएं आपकी जो मेन टारगेट है, समापन पे आप जो जाना चाहते हो, वहां आपकी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी हो। मीन्स उन संसाधनों को बोल। बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस, इन सभी डेफिनेशंस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? इन सभी डेफिनेशनों के हिसाब से हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है कैन बी डिफाइंड एज, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। ये सामाजिक भी है और साइंस भी है, तो ये सोशल साइंस है दैट एग्जामिन्स हाउ, ठीक है, हाउ पीपल चूज टू यूज लिमिटेड और स्कार रिसोर्सेज एंड पीपल आर अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। यानी अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो इस बात की जांच करता है कि लोग सीमित या दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके कैसे अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो सोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, वो कैसे हैं? लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, ये कैसे हैं? सीमित है। और आपके आपकी इच्छाएं, आपकी वांट्स, आपकी नीड्स, ये अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड है, असीमित है। तो ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या? ये एक बैलेंस है, सोशल साइंस है। ये एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे लोग अपने लिमिटेड संसाधनों की वजह से, सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब क्या है? संसाधन। लिमिटेड संसाधनों से अपनी अनलिमिटेड, असीमित इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादातर ये दो चीजें बताई गई, लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स काफी बढ़ चुका है। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स काफी बढ़ गया है। इसीलिए हम माइक्रो मैक्रो के साथ साथ, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अलावा कुछ और पार्ट्स भी पढ़ेंगे इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ताकि हमें पूरी नॉलेज हो और पूरी तरह हम इस चीज को कंप्लीट कर पाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं विकास अर्थशास्त्र, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, अर्बन एंड रूरल शहरी और ग्रामीण। ठीक है, ये सारे स्कोप्स हैं, टोटल 6 स्कोप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर। एक एक करके सभी को समझते हैं, क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मैक्रो। ठीक है, चलिए सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि। माइक्रो, देखो माइक्रो वर्ड ही अपने आप को छोटा दर्शाता है। माइक्रो वर्ड का मतलब ये छोटा हो, अगर माइक्रो वर्ड का मतलब छोटा है, माइक्रो वर्ड का मतलब ही छोटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये, तो इसे कंसीडर किया जाता है एक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटे लेवल पे बात कर, दिस इज कंसीडर्ड टू बी बेसिक इकोनॉमिक्स। को आधारभूत, बिल्कुल बेसिक माना जाता है। क्या माना जाता है? बिल्कुल बेसिक माना जाता है कि कैसे अर्थशास्त्र का मतलब एक छोटा रूप, बिल्कुल लघु रूप, बिल्कुल छोटा सा रूप। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं इसको,
व्यष्टि अर्थशास्त्र की जगह इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। ये सिंपल ही आपको एक चीज बताएगा कि जो आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है जहां यानी व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से एक यूनिट मान के कि भाई हम एक ही व्यक्ति की स्टडी कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर घर की, एक व्यक्ति की, एक विशेष घर की या किसी एक ही स्पेशल फर्म की बात कर रहे हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा एक घर, एक व्यक्ति, एक फर्म, इसकी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे हम इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, बड़े लेवल पे हम जा ही नहीं रहे। ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल की बात। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टडी ये हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर स्टडी है ये यूनिट की, रादर देन ऑल यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। देखो दो चीजें होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम क्या बात कर रहे हैं, या तो एक घर है, ठीक है, एक घर है, या कोई व्यक्ति है, या कोई एक छोटी सी फील्ड है, एक फर्म है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, कोई फर्म है, इन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम छोटे लेवल पे बात नहीं करते हैं, उसमें पूरे बड़े सेक्टर की बात करते हैं। जैसे हम मान लें एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जैसे एक स्कूल की बात कर रहे हैं तो वो स्कूल माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम एक स्कूल का मैनेजमेंट देख, लेकिन स्कूल, सारे स्कूलों की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो एक पूरे क्या हो गया, शिक्षा क्षेत्र की बात की। अब शिक्षा क्षेत्र की बात करने की वजह से इसको कह सकते हैं कि हम पूरी तरह ये एक बड़े लेवल पे बात करें, तो बड़े लेवल पे बात करते तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, मैक्रो को क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो को व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे जब व्यष्टि अर्थशास्त्र आता है वर्ड, तो हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिट के तौर पे हम उसकी बात कर रहे हैं। सभी इकाइयों को एक साथ मिलाने की बजाय एक विशेष इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं, एक स्पेशल चीज का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पेशल चीज का अध्ययन कर रहे हैं। अब लास्ट इसमें हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या डिस्क्राइब किया जाता है, एज प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी। इसको प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी भी कहा जाता है, मूल्य और मूल्य सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जिसके अंदर हम इसको प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी कहते हैं। ठीक है, या इसके लिए एक और शब्द यूज किया गया, थ्योरी ऑफ हाउस होल्ड, यानी घरेलू सिद्धांत। मूल्य और मूल्य सिद्धांत, घरेलू सिद्धांत, फर्म और उद्योग के रूप में वर्णित किया गया इसको। और बोला गया है मोस्ट मोस्ट प्रोडक्शन एंड वेलफेयर थ्योरीज आर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स वैरायटी। मतलब हम इंडिविजुअली लेवल पे, अब एचएसएससी सीईटी मेंस में इसको सिलेबस में डालने का मेन रीजन क्या है, हम बड़े लेवल पे तो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम माइक्रो लेवल पे, अब क्या छोटे लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से व्यक्ति होंगे जो क्लर्क लगेंगे। ठीक है, आप में से बहुत से व्यक्ति होंगे जो क्लर्क लगेंगे, कोई ग्राम सचिव लगेगा, कोई पटवारी लगेगा, तो उन्हें कुछ छोटे छोटे एरियाज दिए जाएंगे, उन एरियाज के हिसाब से उनको स्टडी करनी है। उन एरियाज में कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे धन का उत्पादन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको ज्ञान पूरा हो जाएगा, तो वो चीजें आप सीख पाएंगे। और इसीलिए ये चीजें सिलेबस में पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि सिलेबस में ये चीजें पूछी क्यों जा रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डिफाइन किया गया था, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस विच स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट। यहाँ पे वन पर्टिकुलर यूनिट के साथ नॉट जुड़ा, नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट बट ऑल ऑफ द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था, एक स्कूल की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो है, लेकिन पूरे स्कूलों को मिला के हम अगर पूरे एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। हम केवल एक यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी को मिला के पढ़ने की बात, सभी को एक साथ करने की बात। ठीक है, सभी को एक साथ करने की बात कर रहे हैं, यानी
परिभाषित किया कि एक किसी विशेष इकाई के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सभी को संयुक्त रूप से संयुक्त व्यवहार सबका एक साथ पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक संचयी में अध्ययन है, एक अकेला अध्ययन नहीं है, क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव स्टडी है, संचयी अध्ययन है, सभी को एक साथ पढ़ना है, एक साथ समझना है। ठीक है? इसे अक्सर सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ये वर्ड्स हैं, यही आपसे पूछे जाएँगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आपसे यही वर्ड पूछे जाएँगे कि एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स क्या था भाई? एग्रीगेटिव तो माइक्रो को ही बोलते हैं। एग्रीगेटिव तो माइक्रो को ही बोलते हैं, समष्टि को ही बोलते हैं। हिंदी में पूछ लिया जाए सामूहिक अर्थशास्त्र क्या है? सामूहिक अर्थशास्त्र क्या है? तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो है। क्वेश्चंस भी यहीं से निकलेंगे। इन्हीं डेफिनेशंस में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल में अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या हम इंटरनेशनल जाके पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक दुनिया जो है, वो तरक्की कर रही है। दिन ब दिन हम तरक्की करते जा रहे हैं। अब दिन ब दिन तरक्की करने का मतलब ये है कि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है, जो व्यापारिक संबंध है दुनिया के दूसरे देशों के साथ, उनके अंदर हमारा क्या रोल है, ठीक है? या दूसरे देशों का हमारे लिए क्या रोल है, इस चीज़ को समझना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ठीक है? और आज के दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो, यानी जैसे-जैसे आधुनिक दुनिया पूरे देश के साथ व्यापार का महत्व महसूस कर रहे हैं कि हमें व्यापार की ज़रूरत है। इंडिया को किसी और देश के साथ भी व्यापार करना पड़ता है। इंडिया अमेरिका के साथ भी व्यापार करता है, इंडिया रशिया के साथ भी व्यापार करता है, ठीक है? तो ये जो अमेरिका के साथ भी कर रहा है, रूस के साथ भी कर रहा है, ये जो सारे व्यापार कर रहे हैं, कौन से व्यापार से, किस देश से व्यापार से हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, कहाँ व्यापार करेंगे तो हमारा नुकसान हो रहा है। इन सभी चीज़ों को जब हम स्टडी करके एक पैसे की फॉर्म में जोड़ते हैं ना, इन सभी चीज़ों की स्टडी करके जब हम पैसे की फॉर्म में जोड़ते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? नेशनल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है जी? नेशनल इकोनॉमिक्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास अर्थशास्त्र। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, अब विकास। देखो, एक टाइम पीरियड आया था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो बहुत सी कंट्रीज़ आज़ाद होना शुरू हुई, ठीक है? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इकोनॉमिक्स में काफ़ी ग्रोथ की ज़रूरत थी। बहुत से देश आज़ाद हुए और वो ग्रोथ करना चाहते हैं, वो विकास करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, द ब्रांच डेवलप्ड एज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यानी कैसे नए-नए, ताज़ा-ताज़ा आज़ाद हुए देशों की डेवलपमेंट की जाए, कैसे उनको विकास के साथ जोड़ा जाए और कैसे उनका विकास किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए, ठीक है? वृद्धि या विकास को कैसे उनको बढ़ाया जाए, ये सारी बातें किसमें की गई? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास अर्थशास्त्र में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। आपने एनवायरनमेंट में एक इकोनॉमिस्ट को के बारे में पढ़ा होगा, कूज़नेट, जिन्होंने कूज़नेट कर्व भी दिया था। कूज़नेट कर्व के बारे में पढ़ा। डिटेल में जब हम इकोनॉमी करते हैं ना, आगे ये चीज़ें आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएँगी, ये चीज़ें आगे आने वाली हैं। ऐसा है कि जब इकोनॉमिक्स की बात की गई कि इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं हम और इकोनॉमिक्स के साथ-साथ एनवायरनमेंट को ना छोड़ा जाए। देखो, पैसा डेवलप होता है, पैसा बनता है, पैसे को पैसा कमाते हैं, ऐसी आम कहावतें हैं। गलत नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहावतें गलत हैं। लेकिन जब पैसे को पैसा कमाते हैं तो उस समय नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के आने की वजह से प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है। लेकिन वहीं पे एक चीज़ हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। ठीक है? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और उस पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पर्यावरण के साथ भी अर्थशास्त्र को जोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए इसे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। देखिए, पर्यावरण में क्या है, ठीक है? पर्यावरण में क्या है, हम एक बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्राकृतिक संसाधनों को
इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ-साथ जोड़ा जाए, नेचुरल रिसोर्सेस का ध्यान रखा जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है? आर्थिक विकास के साथ अनियंत्रित जोर पर अब आर्थिक विकास से को पर्यावरण की ओर से एक नई चुनौती का सामना इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट की वजह से, ग्रोथ की वजह से इकॉन जो पर्यावरण है, वो सफ़र कर रहा है। क्योंकि जो कुज़नेट थे, उन्होंने भी एक चीज़ कही थी कि अगर हम इकोनॉमिक्स को हमारे पास पैसा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मानते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या कहाँ आती है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? जब हम डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ समस्या क्या है? वहाँ समस्या ये है कि जैसे-जैसे डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, विकास होता है, वैसे-वैसे एनवायरनमेंट का नुकसान होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। एनवायरनमेंट भी काफ़ी नुकसान में चला जाता है, ठीक है? एनवायरनमेंट भी काफ़ी नुकसान में चला जाता है, लेकिन उसी समय अगर हम दूसरी तरफ देखें उसी समय हम दूसरी तरफ देखें, बाद में क्या होता है, वो नुकसान धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो कुज़नेट का ना एक ग्राफ बनता है, कुज़नेट का एक ग्राफ बनता है इस तरह का कि एनवायरनमेंट का नुकसान है, कोई पहले तो ज़्यादा होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब पीक टाइम आ जाएगा और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे उल्टा यू, ठीक है? उल्टा यू, ऐसा एक ग्राफ बनता है कुज़नेट कर्व का एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह और क्योंकि एनवायरनमेंट का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। Therefore, environmental economics has emerged as one of the major branch. तो ये environmental economics एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख शाखाओं में से एक है, ठीक है? उभरी बाद में है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जब इसके ऊपर ध्यान दिया गया, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसे सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं हमारे 17 गोल्स हैं टोटल, ठीक है? 17 गोल्स हैं। 17 में से एनवायरनमेंट को बचाना भी हमारा एक गोल है, ठीक है? वो भी बचाना हमारा मतलब जो एनवायरनमेंट को बचाना भी हमारा एक इम्पोर्टेंट गोल है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, शेयर कीजिए और लाइक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन मन से कीजिए। चलिए, अच्छे से पढ़िए, नौकरी लगिए। हमारी यही दुआ है आपके अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट रूरल इकोनॉमिक्स यानी शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब देखो हमने इकोनॉमिक्स को इतना बाँटा कि अगर इकोनॉमिक्स को हम आगे के लेवल पे लेके जाना चाहें, तो हम शहरी और ग्रामीण अर्थशास्त्र को भी अलग-अलग हिस्सों में बाँट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एबिलिटी है, जो आर्थिक क्षमता के हिसाब की बात करते हैं, तो जगह की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। शहरों में ज़्यादा रोज़गार मिलते हैं। रोज़गार के अवसर शहरों में ज़्यादा होते हैं। वहीं पे गाँव में रोज़गार के अवसर बहुत कम होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब हम गाँव की बात करते हैं, रूरल की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारी इकोनॉमी है, वो कैसी है? एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड है यानी कृषि आधारित, ठीक है? केवल कृषि आधारित है। अब एग्रीकल्चर है, कृषि आधारित है, ठीक है? जगह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है वहीं और वहीं पे अर्बन की बात करेंगे तो अर्बन कैसा क्षेत्र है? अर्बन में आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, फैक्ट्रीज़ मिलेंगी, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं और वहाँ पे आप काम कर सकते हो मतलब ज़्यादा बेटर काम कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो अपॉर्च्युनिटीज़ की बात जब की जाती है ना, तो अर्बन एरियाज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, रूरल एरियाज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिलती हैं। अपॉर्च्युनिटी का के ऊपर अवसर अपॉर्च्युनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर। अवसर देखे जाते हैं कि अवसर कहाँ ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए अवसरों के हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से रूरल और अर्बन दोनों इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ना ज़रूरी था।
ठीक है? तो बहुत सी डिबेट हुई इसके ऊपर, अर्बन रूरल डिवाइड के ऊपर, ठीक है? काफ़ी काफ़ी बहस हुई है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ भाई, कुछ स्पेसिफिक फ़ोकस होना चाहिए अर्बन एरियाज़ के ऊपर अलग से और रूरल एरियाज़ के ऊपर अलग से। यानी ज़रूरत है, ये अर्थशास्त्रियों ने महसूस किया इसको कि भई हमें इकोनॉमिक्स के अंदर रूरल एरियाज़ को अलग से डील करने की ज़रूरत है, अर्बन एरियाज़ को अलग से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों एरिया वाइज़ ज़रूरतें अलग-अलग हैं, ठीक है? अर्बन एरिया वाले साफ हवा, पानी, पार्क वगैरह ये सब माँगते हैं, कि कहीं शाम को चले जाएँ तो अच्छी साँस मिल जाए, ठीक है? अच्छी साँसें मिल जाएँ, अच्छा एक डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। लेकिन वहीं पे ग्रामीण लोग कहते हैं कि भई यहाँ पे अगर काश छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज़ होती तो लोगों को काम के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ता, यहीं मिल जाता। तो हर एक एरिया की डिमांड अलग-अलग होती है और उस डिमांड को अलग-अलग समझने के लिए अलग-अलग चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच को रूरल और अर्बन इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स की 2 भाषाओं में, मतलब 2 शाखाओं में बाँटा गया है, सॉरी भाषा नहीं, शाखा। ठीक है? अतः नगरीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थशास्त्र जैसी शाखाओं का विस्तार। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ इकोनॉमी। तो मैंने आपको बोला था 3 टॉपिक्स। हमने क्या बोला था कि इस टॉपिक में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करें। तो पहला हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, दूसरा हमने स्कोप डिस्कस कर लिया और अब तीसरा बचा है नेचर यानी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति या प्रकृति कैसी है, ये हम देखेंगे। तो देखो, इकोनॉमिक्स को हमने समझा एज़ अ साइंस एंड एन आर्ट। ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, ठीक है? इकोनॉमिक्स विज्ञान भी है, एक कला भी है। दूसरी तरफ हमने इकोनॉमिक्स को समझा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की तरह, ठीक है? ये सामाजिक भी है और विज्ञान भी है। वहीं पे इकोनॉमिक्स दोनों रूप से काम करता है, बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, ठीक है? सकारात्मक और मानक दोनों रूप में विज्ञान में इकोनॉमिक्स दोनों रूपों में काम करता है। कैसे काम करता है, कैसे ये काम कर रहे हैं, इस चीज़ को अब हम समझेंगे। चलिए, इकोनॉमिक्स एज़ साइंस, अर्थ क्या है इसका, मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स एज़ साइंस का मतलब होता क्या है? चलिए, नॉर्मली बात करते हैं साइंस का मतलब होता क्या है? तो समझाइएगा, साइंस का अर्थ बताइए, ठीक है? अर्थ क्या है विज्ञान का? किस सेंस में हम साइंस की बातें करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। हालाँकि ये क्लास मैं लाइव लेना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश से मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था लाइव में, लेकिन अब ये इसको आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? कि क्या अर्थ है विज्ञान का, ठीक है? विज्ञान होता क्या है? तो यह एक वैज्ञानिक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है? एक वैज्ञानिक पद्धतियों के ऊपर आधारित है। इसकी जो स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ है, वैज्ञानिक पद्धतियों पे आधारित है, वैज्ञानिक अध्ययन पे हम आधारित है, अवलोकन करते हैं, हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, हम स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये सारे क्या हैं? एक व्यवस्थित विज्ञान ही तो है, साइंटिफिक मेथड्स ही तो हैं ये, ठीक है? ये सारे के सारे साइंटिफिक मेथड ही तो हैं। देखना, परखना और फिर उसको अप्लाई करना। देखना, परखना और फिर अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? ये साइंस ही का तो काम है। साइंस का काम क्या है? साइंस का मेन मकसद क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते समय हम क्या करते हैं? हम ऑब्ज़र्वेशन पहले हम स्टडी करते हैं, फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। यही तो साइंस है, ठीक है? बाकी आपकी लैंग्वेज में साइंस क्या है, वो मुझे बताना प्लीज़, ठीक है? कमेंट्स में बताना। चलिए, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स एज़ एन आर्ट। इकोनॉमिक्स को आर्ट के रूप में कैसे समझते हैं? आर्ट के रूप में इकोनॉमिक्स क्या है? चलिए, आर्ट के रूप में अर्थशास्त्र एक कला भी है, क्योंकि कला किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। तो सही बात है। क्यों? क्योंकि जो रूल्स बनाए गए हैं, सिस्टम ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, वो क्यों बनाए गए हैं? कोई जो सिस्टम ऑफ रूल्स, कोई नियम कानून क्यों बनाए गए? ताकि कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट मिले, ठीक है?
कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कुछ भी बना दिया। हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि एक नौकरी ले सकें और उस जो सरकारी तंत्र, जो सिस्टम है, उसका हिस्सा बन सके। तो हमारी ये कला ही तो है, हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कला है जिससे आप एंड रिजल्ट में आपकी नौकरी पाओगे। एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट का मतलब क्या होता है? आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, ठीक है? जहाँ से आप पैसा कमाएँगे, यही तो है इकोनॉमिक्स। देयरफॉर इसकी बहुत सी ब्रांचेज़ है, इसीलिए इसकी बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, कई शाखाएँ हैं इसकी। अर्थशास्त्रिक स आर्थिक जो सम अर्थशास्त्री हैं, जो आर्थिक समस्या है, उनको समझते हैं, प्रैक्टिकली उनको समझते हैं और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं सॉल्यूशन के लिए। व्यवहारिक व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है ये चीज़ें। एंड रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक आर्ट है, वहाँ तक पहुँचना, उसको कैसे समझना है। अब कोई सब्जेक्ट है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, मुझे उम्मीद है आपने ये भी कभी नहीं पढ़े होंगे और पढ़े होंगे तो ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? पढ़े होंगे तो ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। अब अगर आप अभी भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे, तो आपका नुकसान आपका हो, मेरा नहीं, ठीक है? तो इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है, एक मेथड है, ये एक कार्यप्रणाली है भाई। ये क्या है? एक मेथड है, एक कार्यप्रणाली है, एक विज्ञान है। इसके अनुप्रयोग से हम एक कला बताते हैं। इसको हम एक कला बता रहे हैं कि एक इट इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? एक कला है भाई। अब इकोनॉमिक्स तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा था? इकोनॉमिक्स बोथ पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, यानी सकारात्मक भी है और मानक भी है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? मानक। अब नॉर्मेटिव वर्ड मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल लाइन इसके लिए यूज करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, या व्हाट भी हटा दो, ऑट टू बी। ऑट टू बी, ठीक है? ऑट टू बी, ऑट टू बी का मतलब होना चाहिए। जहां पे वर्ड आपको मिल जाए शुड, ऐसा होना चाहिए, वहाँ नॉर्मेटिव साइंस आता है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आता है। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है? समझते हैं एक-एक करके। सकारात्मक विज्ञान विज्ञान क्या है? यह केवल एक वर्णन करता है कि क्या, कि यह है क्या। मानक विज्ञान यह निर्धारण करता है कि क्या होना चाहिए। पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअली में बताती है रियलिटी को, कि सच्चाई क्या है। पॉजिटिव साइंस या कहो कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये क्या बताती है? ये बताती है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। वहीं पे नॉर्मेटिव वाले ये कहते हैं कि सच्चाई क्या होनी चाहिए थी, ठीक है? रियलिटी, रियलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए रियलिटी, ठीक है? अब बात कुछ भी करो, कहें कुछ भी, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए? सिचुएशन क्या है? वो पॉजिटिव है। नॉर्मेटिव में क्या आता है कि होना क्या चाहिए, ठीक है? ये अच्छे और बुरे के बीच में मतलब एक डिस्टिंक्शन देता है। सामान्य विज्ञान जो है ना, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव है, तो ये एक अच्छे और बुरे के बीच में एक भेद बताता है। निर्धारित करता है कि मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है? ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये बात बताता है। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है जी? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें, ये सारी बातें के अकॉर्डिंग है। अब कुछ ऐसी लाइन्स, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स। पॉजिटिव क्या कहता है? हाउ मच विल अ पेट्रोल टैक्स रेज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल। यानी एक पेट्रोल है, पेट्रोल पे मान लो टैक्स लग रहा है और वो टैक्स कोई टैक्स आ रहा है, कोई टैक्स लगाया जा रहा है, तो कह रहा है कि जो नया टैक्स है,
नया पेट्रोल टैक्स है, उसको रेट को कितना बढ़ाएगा? 5 रुपए मान लो बढ़ाएगा, 10 रुपए मान लो बढ़ाएगा, तो ये बोला कितना बढ़ाएगा? लेकिन ये कहते हैं कि क्या टैक्स होना चाहिए पेट्रोल के ऊपर? पेट्रोल के ऊपर तो टैक्स ही नहीं होना चाहिए, उसको तो सस्ता मिलना चाहिए। ये ऐसी बातें करते हैं। मिनिमम वेजेस इंक्रीज होंगे, ठीक है? जो मजदूरों की दिहाड़ी का जो रेट है, मिनिमम वेजेस, वो इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। ये कहते हैं देयर शुड बी देयर इंक्रीज इन द मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस बढ़ने चाहिए, ठीक है? ये वर्ड कहते हैं कि बढ़ेंगे और ये कहते हैं बढ़ने चाहिए। तो जब जहां वर्ड आ जाए चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वहां हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ चले। और पॉजिटिव का मतलब हम एक्चुअली में रियलिटी की सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि क्या है। ये कह रहे हैं कि पॉपकॉर्न का प्राइस है 4 रुपए 20 पैसे, 4 रुपए 20 पैसे, ये एक्चुअल रियलिटी है कि 4 रुपए 20 पैसे क्यों है? इसने फिक्स बता दिया, हाँ फिक्स है, चीजें यहाँ पे फिक्स हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्या होने चाहिए, पॉपकॉर्न का प्राइस क्या होना चाहिए। मैंने बता दिया, जब आपको व्हाट, शुड, ये ऐसे शब्द देखने को मिले तो आप नॉर्मेटिव में चले, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, दोनों रूप में काम करती है, ठीक है? अब क्या होता है, ह्यूमन नीड्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन नीड्स, नीड्स वांट्स, जरूरतें, ये है क्या, जरूरतें, ये क्या होती हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यहाँ पे कुछ बुद्धा वाली बातें याद आई कि जो इंसान है उनकी इच्छाएं कैसी हैं, असीमित इच्छाएं हैं। लेकिन जो दुनिया में, वर्ल्ड में जो हम रह रहे हैं, वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहां पे जो संसाधन हैं, वो संसाधन संसाधन ऐसे हैं, वो सीमित रूप में हैं, वो संसाधन सीमित रूप में हैं, असीमित संसाधन नहीं है, वो सीमित रूप में है। दे लीड्स टू स्कार्सिटी, उनकी वजह से कमी आ जाती है, दुर्लभ हो जाते हैं। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, दुर्लभ हो जाते हैं। जो ज़रूरतें हैं, अगर हम उनको असीमित तरीकों से संसाधनों को यूज़ करते जाएँगे, तो वो दुर्लभ हो जाएँगे, उनकी कमी आ जाएगी। और कमी अभी भी है, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, ठीक है? और पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़रूरतों को और उनकी जो नीड्स हैं, एक नीड्स एंड वांट्स, वो उनकी ज़रूरत क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएँ क्या हैं, उनको बैलेंस करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। फाइनली हमने तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस को जानना ज़रूरी है। फिर से एक बार सारा कंक्लूड करके आपके सामने माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंदर डिफरेंसेस बता देते हैं, ठीक है? एक इंडिविजुअल यूनिट पे काम करता है, ठीक है? एक इंडिविजुअल यूनिट पे काम करता है, एक पूरी इकोनॉमी पे, होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के रूप में। दूसरा क्या आता है, लॉज रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस, मतलब एक छोटे-छोटे लेवल पे, एक सीमांत लेवल पे इसका एनालिसिस होना चाहिए। ये प्रॉब्लम रिलेट करता है पूरी कंपनी, पूरी मतलब इकोनॉमी पे, जैसे एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ये सारे इसके स्कोप है। यहाँ पे इंडिविजुअल है, एक-एक करके, ठीक है? एक-एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देख, यहाँ पे सारी इकोनॉमी का एक साथ बात कर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल्स प्राइस, इंडिविजुअल कंजम्पशन। बात बिल्कुल सेम सही है, इंडिविजुअल का कंजम्पशन कितना है, इंडिविजुअल कितना पैसा भर रहा है, व्यक्तिगत तौर पे आप कितना पैसा भर रहे हो, कितना पैसा आपको लग रहा है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, ये सब उसकी बात है। ये बहुत सिंपल सा है, नेचर में बहुत सिंपल सा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल। माइक्रो पर्टिकुलरली प्राइस एनालिसिस पे फोकस करता है, ये देखता है कि कितना रेट बढ़ गया है, कितना रेट घट, ठीक है? कितना रेट बढ़ गया है, कितना रेट घट गया है। अब आम इंसान तो क्या करता है, अगर मान लो 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है, ठीक है? 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है और कहीं पे उसको जाके 38 रुपए किलो चीनी मिल जाए ना,
₹38 किलो चीनी मिल जाए तो 5 किलो की जगह वो 10 किलो खरीद लेता है, ठीक है? 5 किलो की जगह 10 किलो चीनी खरीद लेता है क्योंकि उसको बैलेंस करना है। चीज़ों को आगे पैसे बचाने हैं ताकि अदर अपनी वांट्स को पूरा कर सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो इच्छाएँ हैं उनको पूरा कर सके। यही होता है ह्यूमन नेचर, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइस एनालिसिस की बातें चलती हैं। माइक्रो में प्राइस एनालिसिस किसका रेट बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, ठीक है? यहाँ पे फोकस करते हैं इनकम एनालिसिस पे, इनकम किसकी बढ़ रही है, किसकी यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं, यहाँ इनकम की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, एक व्यक्तिगत तौर पे प्रॉब्लम देखता है और काफ़ी कंपैरेटिव स्टडीज के लिए काफ़ी कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कंपैरेटिव स्टडीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरी इकोनॉमी को रिलेट किया है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।